स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, मैं आपके सामने जो चैप्टर 2 का सोल्यूशन के चैप्टर के जो हमने क्वेश्चन आंसर दिए थे बच्चों, वो आपको आज सॉल्व करवा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या थे। पहला क्वेश्चन था अपने पास यहाँ पे कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले आपको ये वीडियो दिया गया था जिसके में हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए थे और ये क्वेश्चन पेपर दिया था। तो बच्चों मैं आपको ये सॉल्व करवा रही हूँ कि मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों हमको बता दें, आपको मोलरता टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है। तो आंसर क्या है इसका कि मोलरता तापमान बढ़ाने पर घटती है। क्यों होता है आखिर ऐसा? बच्चों मैं आपको इसका सलूशन बता देती हूँ। आंसर हम बता चुके हैं, ऐसा क्यों होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको कुछ इस तरह से समझते हैं, समझिएगा ध्यान से, आप कभी नहीं भूलेंगे कि बढ़ेगी या घटेगी। हमने यहाँ पर पानी लिया बच्चों, ठीक है। कितना पानी लिया हमने? यहाँ से 1 लीटर पानी लिया, ठीक है। और 1 लीटर में पदार्थ घोल दिया हमने 1 मोल, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या करा बच्चों, हमने यहाँ पर जो पानी लिया वो वापस हमने कहा कि 1 लीटर था, क्या था 1 लीटर। अब आपने क्या करा, इस पानी को गर्म किया। अब आपको बताइए पानी जब गर्म होगा तो उसको क्या मिलेगी बच्चों? यहाँ से ऊष्मा मिलेगी। इसको क्या मिलेगी बच्चों? ऊष्मा मिलेगी। ऊष्मा मिलने से क्या होगा, कण क्या होने लगेंगे, पानी के दूर दूर होने लगेंगे। और आप माने या नहीं माने, टेम्परेचर के साथ आयतन क्या होगा, बढ़ने लगेगा और टेम्परेचर 1 लीटर से थोड़ा बढ़ जाएगा। आप ऐसा मान ले चलो 1.1 लीटर हो जाएगा। लेकिन मैं एक बार आपको यूँ मान के चलूँ, इमेजिनेशन के लिए, कल्पना के लिए, कि ये पानी 1 लीटर से बढ़ेगा तो सही है। तो पक्का पता है आयतन, क्योंकि कण दूर दूर होने लगेंगे जिसके कारण आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। मैंने एक बार को कह दिया नहीं, ये 1 लीटर से कितना हो गया, 2 लीटर। मुझे भी पता है 2 लीटर नहीं होगा, केवल आपको समझाने के लिए। इस समय 1 लीटर में कितना घुला हुआ है, 1 मोल। तो हम कह सकते हैं इस समय जो अपने पास है, इस समय जो सांद्रता है वो 1 मोल प्रति लीटर है, क्योंकि 1 लीटर में 1 मोल है। मैंने पदार्थ को तो कुछ नहीं करा, अब भी इसके अंदर कितना है, 1 मोल है। तो सांद्रता यहाँ पे कितना हो गया, 1 मोल में कितना हो गया, 1 मोल कितने में है, 2 लीटर में है। तो सीधी सी बात हो गई बच्चों, 1 लीटर में कितना होगा, 1 लीटर में इस समय कितना हुआ, आधा मोल। और आधी मोल का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर सांद्रता हो गई है अब आधा मोल प्रति लीटर। और यहाँ सांद्रता कितनी है, 1 मोल प्रति लीटर। यहाँ सांद्रता कितनी हो गई, आधा मोल प्रति लीटर। तो सीधा आंसर हुआ कि मोलरता ताप बढ़ाने पर घटती है। मैंने 1.1 क्यों नहीं बोला, आप समझ नहीं पाते इतना। यहाँ एग्जैक्ट मेजरमेंट हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से इतना ज़्यादा आयतन बढ़ गया कि सांद्रता में यहाँ आयतन 1 लीटर से क्या हो गया बच्चों, 2 लीटर। अब आप समझ गए होंगे। तो अब हम यहाँ बच्चों क्या आंसर लिखने वाले हैं यहाँ पर कि मोलरता तापमान बढ़ाने पर घटती है, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर आयतन परिवर्तित होता है, वह बढ़ता है। दूसरी चीज़ बच्चों, मोललता नहीं बढ़ती है, लेकिन मोललता है प्रभावित रहती है। टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे मत बढ़ाओ, मोललता उतनी ही रहने वाली रहती है। ऐसा क्यों होता है वो भी हम आपको बताते हैं। पहले स्क्रीन को लॉक कर लेते हैं, बार बार स्क्रीन ऊपर नीचे होती है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ से हम पढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर आंसर, आपको आंसर आते होंगे, मैं नहीं कह रही कि आंसर नहीं आते होंगे, लेकिन बच्चों जो एक्सप्लेनेशन जिस तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ उस तरीके से आप भूलेंगे नहीं यहाँ पे इस आंसर्स को, इतना मैं कन्फर्मली कह सकती हूँ बच्चों। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, बच्चों तक पहुँचाइएगा कि हाँ इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है, आंसर को दिमाग में बैठाया जा सकता है। अगर मेरी बात आपको गलत लगे तो आप बताना हमें कमेंट्स में, और सही लगे तो वो भी बताना कि हाँ मैम आप सही कह रहे हो, आंसर दिमाग में सेट हो रहे हैं। जल में 1 चम्मच नमक मिलाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधा आंसर है क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये तो वो रटने वाला आंसर जो बच्चे कहते हैं हमने चैप्टर नहीं पढ़ा, आंसर रट लिया, रट लो। क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब हुआ एक्सप्लेनेशन की बारी आई। सेकंड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कहता है कि ये तो था अपना पानी, ठीक है, ये तो था क्या, सामान्य पानी। लेकिन यहाँ हम क्या कहते हैं, पानी के साथ इसमें क्या पड़ा हुआ है बच्चों, नमक है इसके अंदर। पानी के साथ साथ क्या है बच्चों, यहाँ पे नमक है। अब नमक होने से क्या हुआ, यहाँ इस सतह पर पानी के कण भी है और नमक का कण भी है, ठीक है आपने। और यहाँ इस सतह पर क्या है, पानी ही पानी है। समझिएगा जरा आंसर को आप। यहाँ पे आपने दोनों टेम्परेचर इसको हीट करें, इसको जैसे जैसे हीट करेंगे इसका क्या बनेगा, वाष्प बनेगी। और वाष्प दाब जब यहाँ पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब कितना होता है बच्चों, वो होता है 1 atm। मतलब वाष्प दाब जब 1 atm पहुँच जाएगा तो यहाँ से ये चीज़ क्या होगी, उबल जाएगी, बॉईल हो जाएगी। तो इस कंडीशन में मान लीजिए 10 मिनट आपने इसको गर्म किया और 10 मिनट ही इसमें आपको इसको हीट किया। तो यहाँ क्या हुआ, जैसे ही गर्म होने लगा 10 मिनट के अंदर अंदर इसका वाष्प दाब कितना पहुँच गया, 1 atm। क्योंकि यहाँ भाप बनाने वाले कितने कण थे सतह पर,
6 कण थे। यहाँ भाप बनाने वाले कण कितने हैं? 3 कण हैं। कितने कण हैं यहाँ से बच्चों? 3 कण हैं। अब ये 3 कणों की भाप बनी। 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर 6 कणों की भाप लगातार बनती रही और टेम्परेचर में वाष्प दाब जो था वो यहाँ पे बढ़ता रहा। अर्थात एक बार में यहाँ पर ये 6 की 6 कण क्या हो गए? वाष्प में बदल गए और वाष्प दाब बन गया। ठीक है, यहाँ पर एक बार में कितने कण वाष्पित हुए? 3। नमक तो वाष्पित होता नहीं है। कितने कण वाष्पित हुए बच्चों? केवल 3 कण वाष्पित हुए। नमक वाष्पित नहीं हुआ, अर्थात नमक के नीचे वाला कण अवाष्पित रह गया। जब ये कण वाष्पित हो जाएगा आपका, तब दूसरे कण का नंबर आएगा। तो मुझे बताओ, वाष्प दाब जो यहाँ पर 6 कण का एक साथ बन रहा है, वो यहाँ कितने कण का बन रहा है? 3 कण का। क्या वाष्प दाब यहाँ पर एक साथ आ पाएगा क्या बच्चों? यहाँ पे आप हमें इतना बताइए, क्या वाष्प दाब उतनी देर में आ जाएगा क्या? नहीं। आप कहेंगे जहाँ ये 10 मिनट में वाष्प दाब आता है एक एटीएम का, यहाँ वो वाष्प दाब कितने में आएगा? 20 मिनट में आएगा, अगर मैं 6 कण की ही बात करूँ। और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ये वाष्प दाब आने में, एक एटीएम आने में यहाँ 10 मिनट लगे, वहीं इस वाष्प दाब को आने में कितना मिनट लगा? 20 मिनट लगा। अब कोई टेम्परेचर कितने पे उबल रहा है? 10 मिनट तक गर्म हो रही है कोई चीज़, और कोई चीज़ 20 मिनट तक गर्म हो रही है। तो अब आप समझ लीजिए कहाँ पर तापमान ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब 10 मिनट बाद आपने इसको बंद कर दिया और यहाँ पर क्या हुआ? गैस चलता रहा। इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो नमक वाली चीज़ थी, ये वाली जो चीज़ थी, ये क्या होगी? क्वथनांक में वृद्धि। आंसर क्या होगा कि नमक मिलाने से वह अवाष्पशील रहता है। तो वायुमंडलीय दाब को वाष्प दाब में बराबर लाने के लिए विलयन को और अधिक गर्म करना पड़ता है, जिससे वाष्प दाब में वृद्धि होती है और जिससे विलयन के तापमान में भी वृद्धि होती है। ये है बच्चों एग्जैक्ट आंसर। आगे है सांद्रता की वह इकाई बताइए जो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। आंसर की बात करूं तो बच्चों वो उस आंसर का नाम है अपना मोललता। अब बच्चे जिसका इंतजार कर रहे हैं वो है एक्सप्लेनेशन। बच्चों एक्सप्लेनेशन ही होती है चीज़ की जो आपको दिमाग में सेट कराती है आंसर। मोललता तापमान द्वारा प्रभावित नहीं होती, परसेंटेज W/W प्रभावित नहीं होता, या मैं वो कह दूँ वो सभी इकाइयाँ जहाँ विलायक का भार ग्राम में लिया जाता है वो सब तापमान द्वारा प्रभावित नहीं होता है। बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला देखिए मोलैलिटी का, ये होता है अपना WA × 1000 अपॉन MA × WB। विलयन का भार या हम कह दें विलायक का भार इसके अंदर किसका दिया हुआ है? वो दिया हुआ है बच्चों ग्राम में। अब आपके पास मान लीजिए यहाँ 1000 ग्राम विलायक है। कितना है? 1000 ग्राम विलायक है। अब आप इस पानी को गर्म कर दीजिए। पानी को क्या कर दीजिए? गर्म कर दीजिए। गर्म करने पर इसका वेट कितना होगा? वही 1000 ग्राम होगा। ठंडा रखोगे तो भी इतना ही रहेगा। आप इसको कितना भी गर्म कर दीजिए 1000 ग्राम ही रहने वाला है। अगर 1 मोल पदार्थ 1000 ग्राम में घुला हुआ है तो कितना भी गर्म कर दीजिए पानी का जो द्रव्यमान है वो तो नहीं बदलने वाला ना बच्चों, वो तो 1000 ग्राम ही रहने वाला है। इसीलिए जब भी विलयन का भार या विलायक का भार में लिया जाता है, द्रव्यमान में लिया जाता है, तो वहाँ पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट आंसर हिमांक अवनमन का घटता क्रम। ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ से देख लीजिए, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ तीनों का घटता क्रम लगाना है। आपको यहाँ देखना है कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा कण कहाँ बनने वाले हैं। ये एसिटिक अम्ल है, आप कहेंगे ये H+ देगा। ये क्लोरो एसिटिक अम्ल है, ये H+ देगा, ये H+। लेकिन अगर तीनों में ही कण समान है तो आंसर क्या बनने वाला है बच्चों? यहाँ सबसे पहला नंबर आएगा इसका हिमांक में सबसे ज़्यादा कमी होगी, फिर होगी इसमें, फिर होगी इसमें। आंसर समझिए वापस में। एक्सप्लेनेशन के लिए तो बैठे हैं अपन, बैठे हैं कि नहीं बैठे? 4th क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन सुनिए। ये एसिटिक अम्ल है, आप सभी जानते हैं ये दुर्बल एसिटिक अम्ल है, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़ लग रही है, ये देखिए ऑर्गेनिक लग गई इसके अंदर, क्योंकि ये क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है। अब इस कंडीशन में आप देखिए, एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे इस कंडीशन में आप एक चीज़ देखिए, ये फ्लोरीन का -I प्रभाव ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इस फ्लोरीन की वजह से यहाँ ये जो H है ये जल्दी निकलने की कोशिश करेगा, यहाँ पे निकलने की कोशिश करेगा। मान लीजिए किसी विलयन के अंदर एसिटिक एसिड के 100 अणु हैं, अब 100 में से कोई 20 अणु वियोजित होते हैं, तभी तो ये दुर्बल अम्ल कहलाता है। सारे के सारे वियोजित हो ही नहीं पाते, पानी मिलाते जाते जब। लेकिन यहाँ पर अगर 100 अणु फ्लोरो एसिटिक एसिड के हैं तो लगभग 80 अणु वियोजित हो जाएंगे। इसका मतलब 80 H+ आयन मिल जाएंगे यहाँ पर। समझ में आई? इसके -I इफेक्ट की वजह से यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ा कि यहाँ पर 100 अणु अगर फ्लोरो एसिटिक अम्ल के थे तो 80 अणु वियोजित हो गए। क्यों? क्योंकि -I प्रभाव की वजह से ये अम्ल जो है औरों की तुलना में क्या हो गया?
प्रबल हो गया बच्चों। और यहाँ पर प्लस आई, यहाँ पर इसके पास ऐसा नहीं था, तो 100 में से 20 और इसमें 100 में से लगभग 60 अणु योजित होंगे। तो सबसे ज़्यादा आयन या सबसे ज़्यादा कण किस में मिलेंगे? फ्लोरो में, फिर क्लोरो में, और फिर यहाँ पर कहने का अर्थ ये हो गया जो अम्लता का क्रम होगा वही हिमांक अवनमन का क्रम होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसमें होगी, उसके बाद इसमें होगी, सबसे कम इसमें होगी। तो आंसर समझ आ गया होगा आपको कि मैडम ने आंसर ऐसा क्यों बताया। आगे देखिए बच्चों, 10% W/V का क्या अर्थ है बच्चों? सीधा सा अर्थ है कि 10 ग्राम यूरिया 100 ml विलियन में, 10 ग्राम यूरिया 100 ml विलियन में उपस्थित है, अर्थात यूरिया की मात्रा यहाँ पर 100 ग्राम 10 ग्राम है। नाइट्रिक अम्ल को तनु करने पर बनने वाला विलयन किस प्रकार का होगा? छठा प्रश्न पढ़ रहे हैं बच्चों हम। बच्चों देखिए, नाइट्रिक अम्ल से बनने वाला विलयन, एक्सप्लेनेशन करिए बच्चों छठे क्वेश्चन की। देखिए छठा क्वेश्चन कैसे एक्सप्लेनेशन होगा? HNO3 है, इसको पानी मिलाओगे तो ये HNO3 क्या हो गया? पानी बन गया। अब आपको बता दें, जब पानी में अम्ल मिलाया जाता है, पानी में क्या मिलाते हैं? अम्ल। तो यह अभिक्रिया कैसी होती है बच्चों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी मतलब डेल्टा H बराबर कैसा आता है? नेगेटिव आता है, अर्थात कैसा विलयन है ये? अनादर्श। और अनादर्श के साथ साथ कैसा विचलन हुआ? यहाँ हुआ ऋणात्मक विचलन। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में आपको आंसर? ये वीडियो नेक्स्ट 101% आपको पसंद आएगी। मैंने यहाँ पर बच्चों आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। अगला देखिए बच्चों, हेनरी नियम की 2 सीमाएं एक्सप्लेन करेंगे बच्चों 7th क्वेश्चन को। अब आप सोचेंगे मैडम 7th में क्या एक्सप्लेन करने का? सीधा आंसर है, दाब बहुत ज़्यादा नहीं हो और ताप बहुत कम नहीं हो। बच्चों ऐसे कैसे? यहाँ हम बैठे हैं तो एक्सप्लेनेशन तो होगी ही होगी। हेनरी नियम की 2 सीमाएं, वो कहता है दाब बहुत अधिक नहीं हो, दाब बहुत अधिक ना हो और ताप बहुत ही कम ना हो। देखो हम यहाँ से क्या बात करते हैं, पहली कंडीशन लेते हैं, दाब बहुत ज़्यादा कम रखते हैं। पहले हम दाब की बात करते हैं। ये पानी रहा, ये गैस के कण रहे, ठीक है। टाइम तो लगेगा बच्चों थोड़ा सा वीडियो सॉल्व होने में, लेकिन हाँ मैं इतना गारंटी कह सकती हूँ आपको दिमाग में सेट हो जाएगी वीडियो। और आप इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, मेरी मेहनत को ज़ाया मत कीजिएगा, शेयर करिएगा अपने हर एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ आप शेयर कर सकते हैं बच्चों। प्लीज़ बस एक शेयर ही है जो हमको आपसे वैल्यू करा सकता है। तो मैंने आपसे कहा बच्चों दाब बहुत अधिक ना हो। क्यों नहीं हो दाब अधिक? जैसे ये वाली चीज़ है, आपने अगर इस पर प्रेशर क्या लगाया बच्चों? कम लगाया, तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेशर कम होगा, ये जो अपन ने करा प्रेशर ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमने जैसे मान लीजिए कलर चेंज कर लेते हैं, प्रेशर यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने और प्रेशर दिया इसके ऊपर, क्या आ जाएगी? लाइन यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपने और प्रेशर दिया, वो चीज़ और दब जाएगी, यही चीज़ होगी। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है बच्चों, ये अपने पास गैस के मॉलिक्यूल हैं और आपने एक ही बार में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, तो वो चीज़ सीधे घट के कहाँ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। और अब यहाँ पर गैस की विलेयता क्या होगी? वो नहीं होगी। इसका मतलब जो हम कहते थे कि गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होगा, अगर धीरे धीरे दाब लगाओगे धीरे धीरे विलेयता बढ़ेगी, लेकिन आपने एकदम से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो वो विलेयता एक बार बढ़ेगी फिर उसके बाद कम हो जाएगी। इसीलिए हमने कहा दाब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम ना हो। एक चीज़ और है बच्चों, दाब बहुत ज़्यादा लगा दिया तो जैसे ही दाब को हटाओगे आप तो गैस की विलेयता नहीं होगी उस समय। ताप बहुत कम ना हो, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपने ये जो गैस विलेय करी वो कर दी बिल्कुल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है ना। अब आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको विलेय किया तो क्या होगा बच्चों? इस समय तो गैस जैसे भी होगी वो विलेय हो जाएगी इसके अंदर, लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आएगी 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री पर आएगा, जैसे ही वैसे ही यहाँ गैस के मॉलिक्यूल बाहर निकलने लगेंगे। तो यहाँ जितना भी टेम्परेचर हमने रखा वो लगभग रूम टेम्परेचर तो हमें रखना ही होगा, नहीं तो टेम्परेचर जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आएगा गैस क्या हो जाएगी बच्चों? अविलेय हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। 8th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि वे 2 गैसें बताइए जिनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। बच्चों इसका आंसर जो अपने पास आएगा वो है सीधा सीधा हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। ऐसा क्यों है बच्चों? एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि जब हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस जब ये विलेय होती हैं, जिसकी द्रव में विलेय हो गई, तो उस समय इससे बनने वाला जो सोल्यूशन होता है बच्चों वो ऊष्माशोषी होता है। इसीलिए टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं ऊष्माशोषी प्रक्रम में तो यहाँ पर गैस की विलेयता बढ़ती है। जबकि अगर नाइट्रोजन, CO2, ऑक्सीजन की बात करें तो विलेयता यहाँ पर घटती है क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। दूसरी बात है, अवाष्यशील विलेय मिलाने पर विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होती है। क्यों? ये मैंने आपको अभी समझा दिया था 2nd क्वेश्चन में कि यहाँ पर होता क्या है कि सतह पर नमक के कण आ जाते हैं लैक के उसके अवाष्यशील विलेय लेके, जिसके कारण वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के वाष्प दाब घट जाता है। वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए क्वथनांक में वृद्धि करनी
बढ़ती है। क्वथनांक की परिभाषा फिर से वही चीज़ आ गई, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उसे ही क्वथनांक कहते हैं। अब ये तो हमें पता था, नई चीज़ थोड़ी बता रहे हो। आपको बताऊं बच्चों, क्वथनांक का मतलब ये कभी नहीं होता कि वो चीज़ गर्म ही होगी। ये कैसे कह रहे हो बच्चों? मैंने आपसे कहा क्वथनांक का मतलब ये कभी नहीं होता कि वो चीज़ कैसी होगी, गर्म। क्योंकि हमारे दिमाग में क्वथनांक का कंसेप्ट क्या रखा हुआ है कि पानी 100 पे उबलता है और वो गर्म होता है, यही कंसेप्ट है दिमाग में। बच्चों अगर किसी का कोई द्रव से गैस में कोई 20 डिग्री पर ही बदल जाए तो क्या वो चीज़ गर्म है? नहीं, 20 डिग्री पर हमको वो चीज़ कैसी लगेगी? ठंडी लगेगी। वातावरण में ऑक्सीजन गैस है, वो किस स्थिति में? गैस स्टेट में है। क्या ऑक्सीजन गैस गर्म होती है? नहीं होती बच्चों गर्म, क्योंकि ऑक्सीजन गैस का क्वथनांक बिंदु नहीं है। तो अगर क्वथनांक बिंदु, हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर क्वथनांक बिंदु 37 डिग्री से ज़्यादा है तो हमें वो चीज़ गर्म फील होती है, लेकिन अगर क्वथनांक बिंदु 37 डिग्री से कम है तो वो हमें चीज़ ठंडी फील होती है। दूसरी बात, क्या पानी 100 पर ही उबल सकता है? नहीं। अगर किसी जगह का वायुमंडलीय दाब, हम कहते हैं कि वहाँ वायुमंडल का जो दाब है वो 1 एटीएम ना होकर 0.9 एटीएम ही है, तो पानी का क्वथनांक वहाँ से चेंज होकर 90 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, जो कि पहाड़ों पर होता है। पहाड़ों पर चीज़ बहुत जल्दी उबल जाती है। अगर निर्वात में बात करूँ ना, जहाँ एयर का प्रेशर ही नहीं है, तो वहाँ पर ठंडा पानी भी हमें उबलता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब क्या 0 डिग्री पे पानी उबल सकता है? उबल सकता है, बिल्कुल उबल सकता है। अगर वहाँ एयर का प्रेशर बिल्कुल 0 हो जाए, वहाँ एयर प्रेशर हो ही ना। आगे देखिए, गैसों की विलेयता द्रव में ताप बढ़ाने पर घटती है, क्यों? चलो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। गैसों की विलेयता, तो ये हमने बात कर ली है गैस, ठीक है, ये बात कर लिया है द्रव, यहाँ इस पर मिलाया तो क्या बना? गैसीय विलयन। चूँकि गैसों का जो विलयन है वो कैसा है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के फलस्वरूप है, इसीलिए ऊष्मा क्या होती है बच्चों? निकलती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो ऊष्मा बाहर निकल रही है, इसका मतलब ऊष्मा किस में प्राप्त हो रही है? एज ए प्रोडक्ट, फलस्वरूप प्राप्त हो रही है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे ऊष्मा और बढ़ा रहे हैं, मतलब टेम्परेचर को और बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर चीज़ क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। बैलेंस करने के लिए क्या होगा? बैलेंस करने के लिए साम्य कहाँ जाएगा? पश्चिम दिशा में जाएगा। जब पश्चिम दिशा में जाएगा तो पश्चिम दिशा में क्या होगा? गैस अलग हो जाएगी, द्रव अलग हो जाएगा। अगर यहाँ ऊष्मा बढ़ाते जा रहे हो बैलेंस करने के लिए, साम्य कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। पीछे जाते ही क्या हो जाएगी? वो चीज़ अलग अलग हो जाएगी। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा यदि पानी में ज़्यादा विलय, कम विलय और आंशिक विलय होगा? बच्चों फिनॉल का सूत्र होता है ये, तो हम आपको बता दें, फिनॉल में OH वाला पार्ट जो होता है ये तो बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन बेंजीन वाला भाग हाइड्रोकार्बन होता है, इसीलिए यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता और पानी में विलय नहीं होता। तो फिनॉल कैसा आएगा बच्चों? आंशिक विलय आएगा। ठीक है, जो भी न्यू स्टूडेंट है NCERT वाले बच्चों, वो भी साथ साथ आंसर लिख लीजिए जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं। टोलुइन जो है वो पूर्ण रूप से अविलय है, कोई सा भी भाग यहाँ पानी में विलय नहीं होता। एथिलीन ग्लाइकोल बच्चों पूर्ण रूप से पानी में विलय है, क्योंकि यहाँ 2 OH बंद होने की वजह से बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो ये पूर्ण रूप से विलय, ये अविलय, और ये क्या होगा? आंशिक विलय। समपराशरी विलयन का नाम बिल्कुल 0.9% W/V। ये भी मैं आपको बता देती हूँ समपराशरी विलयन का, कि अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह का विलयन है कि इसकी सांद्रता कितनी है? 0.9% है, मतलब 100 ml में नमक घुला हुआ है 0.9 ग्राम, और इसमें आप RBC रख देते हैं तो RBC को कुछ नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए आपने 9% ले ली तो RBC क्या होगी? सिकुड़ जाएगी और इसकी ऐसी ऐसी हो जाएगी और इसका सारा पानी बाहर हो जाएगा। लेकिन आपने RBC को क्या रख दिया आपने बच्चों? सामान्य पानी में रख दिया, इसके अंदर नमक है ही नहीं, आसुत जल में रख दिया आपने, तो क्या होगा? RBC बच्चों फट जाएगी, पानी अंदर जाने लग जाएगा परासरण के कारण। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। ग्लोबल साल्ट क्या है बच्चों? ग्लोबल साल्ट है बच्चों आपका Na2SO4.10H2O। ठीक है, सोडियम सल्फेट है बच्चों। इसकी ज़्यादा टेम्परेचर और विलेयता घटने लगती है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हैं पानी का अणु निकल जाता है, और अब इस समय यह जो होता है उसका विलय होना बंद हो जाता है। आगे देखिए, मोलल अवनमन स्थिरांक का मात्रक बच्चों, मोलल का होता है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, इसका मतलब क्या है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल का? जैसे मान लीजिए हम हिमांक का बता देते हैं आपको, ये वैल्यू होती है 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। इसका मतलब अगर 1 kg अगर विलायक में 1 मोल आपका अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में
1.86 केल्विन की कमी हो जाएगी। ये है इसका मतलब कि अगर 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय मिलाया जाए तो उसके पदार्थ में, उसके हिमांक में 1.86 केल्विन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का विलयन ऋणात्मक विचलन क्यों प्रदर्शित करता है, यही कर देते हैं बच्चों सॉल्व। ये अपने पास है एसीटोन, ये है अपने पास क्लोरोफॉर्म बच्चों, ठीक है, यहाँ पे प्लस और ये वाला माइनस, और यहाँ पर बन जाएगी क्या बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से ये जो एसीटोन का मॉलिक्यूल था वो किसके पास आ गया, क्लोरोफॉर्म के पास आ गया। मतलब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म क्या आ गए बच्चों, पास पास आ गए। आस पास आने की वजह से आयतन जो पहले था वो क्या हो गया, पहले मान लीजिए 1 लीटर आयतन था, 1000 ml था, बाद में इनके पास पास आ जाने की वजह से आयतन कितना रह गया, 800 ml। तो इसका मतलब आयतन कैसा हो गया, डेल्टा वी कैसा आ गया बच्चों, नेगेटिव आ गया, और डेल्टा वी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब विचलन कैसा हो गया बच्चों, ऋणात्मक विचलन, ठीक है। चलो ये अपना पेपर सॉल्व हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराइए बच्चों, बच्चों तक पहुंचाइए। ये पेपर केवल आरबीएससी बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है हर एक आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए, आने वाले नेक्स्ट 12th में बच्चों के लिए। सेकंड ही चैप्टर है, बच्चे पूरी तरह से पढ़ चुके होंगे। एनसीईआरटी वाला सिलेबस भी स्टार्ट है बच्चों। प्लीज़ ये जो बच्चे 11 से 12th में आए हैं, इस चैनल को उन बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। हम आपसे जुड़े थे 1 साल पहले, जब ये स्थिति थी तो क्या थी कि मैम ने अपने चैनल को शेयर कराया था फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ मैम शेयर करा सकती थी आप तक इस चैनल को पहुँचाने की कोशिश की थी। अब थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आप बच्चों को देते हैं कि हम आप तक जुड़ते आए थे, अब आपको मैडम को बच्चों से जोड़ना है, आगे आने वाले बच्चों से। आप हमें सपोर्ट करेंगे बच्चों, हम ऐसी आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, ठीक है। अब आपकी लाइव क्लासेस जो होंगी बच्चों, जो अब इस साल जो मतलब बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए स्टार्ट किया हुआ है। दोपहर में 1 बजे हम लाइव क्लासेस इस टाइम ले रहे हैं। सभी बच्चे आकर हमसे ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। 1 बजे का लाइव सेशन हमने रख दिया है, जिसके अंदर हम आपका 1 शॉट रिवीजन जो है आपका चैप्टर वाइज करा रहे हैं। चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट का करा दिया गया है, अब लेंगे हम चैप्टर 2, और यहाँ आप तैयार हो चुके हैं चैप्टर 2 के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल लाइव क्लास में मिलते हैं बच्चों आपके साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।